Good morning, good afternoon, and good evening to all my dear CMA finalists. Welcome to my another session of India's 110. और ये सेशन उतना ही इंटरेस्टिंग होगा जितना इंटरेस्टिंग मैंने बाकी के सेशंस किए। अच्छा बच्चों, एक चीज बताऊं क्या? ऑब्वियसली आप सबको पता है, आप सब ने अपने सीनियर से जो पास आउट है उनसे पूछा होगा सीएफआर में क्या छोड़ के जाने का। तो हर एक बच्चा क्या बोला होगा आपको? इंडियाज 110 को छोड़ देना, इंडियाज 110 को छोड़ देना। एंड अगर आपको पता है या नहीं आई डोंट नो, बाकी बच्चे अगर आप जरा सा एनालिसिस भी देखोगे, बाकी फैकल्टी जो यूट्यूब पे डालते हैं, डेफिनेटली मैं भी ये कहती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्जाम से पहले अगर इंडियस 110 थोड़ा कच्चा भी रहेगा, इट्स ओके। बाकी कौन से चैप्टर्स को आप पक्के करके जाओ ताकि आप एफआ क्लियर कर लो, वो मैंने भी आपको बताया है, बाकी सारे फैकल्टीज भी आपको बताते हैं। एंड आई होप मैक्सिमम बच्चे वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। बट आपको पता है क्या, मेरे जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे सीएफआ पढ़ रहे हैं, फिलहाल उनका पता है क्या फीडबैक है इस इंडियस 110 पे? एंड आई होप यू अग्री टू दिस कि मैम जितना इस इंडियस 110 और 103 को लेके कहानी है वो सब झूठी है, बेबुनियाद है। अब तो हम इतने श्योर हैं कि अब हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इंडियस 110 एंड इंडियस 103 वाला ही अटेम्प्ट करके आएंगे। एंड बच्चों का कहना है मैम इट इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, इट इज अ वेरी वास्ट इंडियस, इसके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एंड आपने सबसे अच्छा किया है, हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को पहले समझाया, फिर उसके सम्स कराया, फिर उससे रिलेटेड वापस रिवीजन कराया, फिर सम कराया, वापस रिवीजन किया। इससे हम बार बार सुनने के कारण रिटेन कर चुके कि अच्छा इस केस में ये करना है। एंड एक चीज बच्चों का ये कहना है, और डेफिनेटली ये मैं भी कहती हूँ, आपको कॉन्सेप्चुअली हर चीज पता होना चाहिए, बट एग्जाम में करने के लिए कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए जो आपके दिमाग में चल रहा है। बट एग्जाम में जो आप पेपर में करके आते हो वो कॉन्सेप्चुअली करके किया या स्टेप वाइज किया, या आपको वो प्रोसेस पता था यहां से माइनस करो यहां प्लस करो, उससे भी किया तो भी आपका सम सही होता है। बिकॉज एग्जामिनर को वही समझता है जो आपने पेपर में लिखा है, और वो कैसे लिखा, रट के लिखा, सोच के लिखा, कॉन्सेप्चुअली साउंड होके लिखा, वो सारी चीजें मैटर नहीं करती। एंड बच्चों का ये फीडबैक है कि मैम आपने कॉन्सेप्चुअली समझा के हमारे दिमाग का जो इफ था, जो रीजन हम पूछते थे, आपने उसको आंसर दे दिया। जब हम कॉन्सेप्चुअली साउंड है तो हमें पता है अच्छा क्यों करते हैं, और जब क्यों का जवाब मिल जाता है तो हमें वो चीज आसान लगने लगती है। और जब आपने सारे क्यों का जवाब दे दिया, चीजें आसान लगने लगी, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ गया कि इसमें है ही क्या, बहुत आसान है। एंड आपने जो लास्ट में एक तरीका किया कि आपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पे कब कब इंपैक्ट गिरेगा, जिस कारण से आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट चेंज होता है, आपने उसका एक चार्ट बना दिया। अगर एग्जाम से पहले हम उसको भी याद करके चले जाए, एटलीस्ट बेयर मिनिमम देख के भी चले जाए, तो हमें पता चल जाएगा ये केस रहेगा सम में तो प्लस करना है या माइनस, ये केस रहेगा तो क्या करना है। आई होप एवरीबडी अग्रीज टू दिस, यस। बट फिलहाल एज यूजुअल दस्तूर है मेरे क्लास का, एंड आप सबको पता है आप इस दस्तूर को फॉलो करते हैं, आप पसंद भी करते हो। पसंद करते हो ना? जल्दी से बताओ हाँ या ना। एक चीज की तो भयंकर नाराजगी है मुझे, क्या मैं अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती क्या मेरे बच्चों को? यस मैम बोलो। आप में से एक भी बच्चा 1-2 मिनट टाइम निकाल के एक मैसेज तो डाल सकते हो ना, जैसे अपना डाउट पूछते हो, एक अप्रिसिएशन मैसेज डालो अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, क्या आपको चीजें समझ आ रही है। अग्रीड बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप में से सब वर्किंग है, आर्टिकलशिप चल रही है, कोई फैमिली के साथ है, बहुत गर्ल्स आप में से मैरिड है, बहुत बॉयज की शादियां हो चुकी है, दे हैव फैमिली टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, सब कुछ सही है। कभी भी 2 मिनट का टाइम निकालना बेटा, बिकॉज आई ऑलवेज फील योर मेंटर, योर गुरु इज कम्स फर्स्ट। उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी में अगर 2 मिनट निकाल के अगर आप एक फीडबैक दे दोगे तो इट विल एनहांस, इट विल लेट मी ऑल्सो नो कि मैं जो भी लेक्चर ऐसे कैमरे के सामने बोल के पढ़ा रही हूँ वो बहुत सही तरीके से जा रहा है, आप तक पहुंच रहा है। बेटा पहले क्या होता था, ऑफलाइन मोड होता था, अब सारे बच्चों का चेहरा हमें दिखता था, एंड आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से, आपके इंटरेक्शन से, कभी मस्ती से, कभी मजाक से, कभी उसको छेड़ा, कभी उस लड़की को छेड़ा, कभी लड़कों को, फन में, मस्ती में, एक क्लास में एक माहौल रहता था जिस माहौल को हम सब इंजॉय करते थे। But yes, time has moved on. We are moving to AI. Things are getting better and better. टेक्नोलॉजीज आ गई है, इस कारण से अब आपका टाइम बचता है, आप घर बैठे पढ़ सकते हो, आपका ट्रैवलिंग हैरेसमेंट कम होता है, आप आराम से घर का गरम गरम खाना खा पा रहे हो, बीइंग अ स्टूडेंट, हैविंग अ स्टूडेंट लाइफ। एंड अगर कोई हॉस्टल में नहीं जाना चाहते, अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहते हैं, उन तक भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का फायदा जरूर है, बट एक कहते हैं ना, एक टच जो होता है सामने बच्चों को देखने का, वो मिस हुआ है। एंड दिस इज द रीजन, जब हम कैमरे के साथ सामने पढ़ाते हैं तो
एक बच्चों का जो माहौल होता है वो मिस होने के कारण हमें हमेशा एक रेगुलर फीडबैक लगता है आपकी तरफ से, क्या जो हमने डिलीवर किया वो आप तक पहुंचा क्या। बिकॉज ऑफलाइन बैच में हम आपके एक्सप्रेशंस देख के समझ जाते हैं आपको समझा या नहीं समझा, बट ऑनलाइन बैच में आपका एक्सप्रेशंस हम आपको एक कैमरे के सामने बस विजुलाइज करते हैं कि भाई तुम सारे प्यारे प्यारे अच्छे सुंदर स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स मेरी क्लास में बैठे हैं, और सिर्फ मैं उस कैमरे में आपको एक्चुअल फील करती हूँ। ट्रस्ट मी, आप जो बोलोगे मैं उसकी कसम खा सकती। मैं जब कैमरे की तरफ देखती ना, मैं ऐसा फील करती मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं। बट कैमरा तो कैमरा ही रहेगा ना बेटा, मैं कितना भी आपको फील करके पढ़ाऊं, कभी ना कभी 1% तो ये रह जाता है ना कि कैमरा सामने। तो अगर आप चाहते हो इस क्लास में आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जैसा भी मेरा कंटेंट आपके लिए मैक्सिमम जा रहा है, उसको प्लीज एक फीडबैक की जरूरत है। एक नॉट फीडबैक, एटलीस्ट एक जो भी आपको फील हो रहा है फॉर द लेक्चर्स, फॉर द कंटेंट, फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर द हाउ आई डिलीवर माई थिंग्स, एनीथिंग यू वांट टू कम फॉरवर्ड या पुट फॉरवर्ड, प्लीज मैं अप्रिशिएट करूंगी आप ऐसा करो। दिस विल रियली हेल्प मी, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसा मौका लगा जब हम लोग मिले तो मुझे याद रहेगा, अच्छा ये वो बच्चा है जिसने मुझे सबसे पहले मेल करके बताया था, या ये वो बच्चा है जिसने मुझे इस दिन मेल करके बताया था कि मैं आपके प्रोडक्ट्स को पढ़ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, आई नो फाइनल वाले बच्चों के पास लिटरली बातें करने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, और फाइनल वाले बच्चों का मैं नहीं चाहती आप बात करने में टाइम खराब करो। एंड फॉर दिस आई इंश्योर कि हम एक एक चीज को आराम से पढ़े और अच्छे से पढ़े। हम बातें ज्यादा कॉन्सेप्ट पे करते हैं, फिर उसके सम्स की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज एग्जाम में हमें नहीं पता क्या आएगा। और एक और चीज, आपका मॉड्यूल सीएफआर का उससे घटिया मॉड्यूल नहीं हो सकता, ये मैं हमेशा कहती हूँ। उस मॉड्यूल में तो पता नहीं भगवान मतलब तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस कहाँ से डाले और क्यों डाले, हैफाजात, बेबुनियाद, बकवास, जितना मर्जी उसमें पढ़ने का एफर्ट डालो कोई पॉइंट नहीं। किसी किसी के जो सॉल्यूशंस आउटडेटेड वे में जब हम पढ़ा करते थे तब होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी बोला जाता था, अग्रीड, सम्स वहीं से आएंगे, पुराने स्टाइल वाले ही सम्स आ जाएंगे। बट उस समय इंडेक्स नहीं होता था, उस समय बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अलग अलग वे में ट्रीट करते थे। उस समय का अकाउंट्स, अगर भगवान को शुक्रिया करो कि तुम उस समय का अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे। हमारे टाइम पे जब हम अकाउंट्स पढ़ते थे, इट वॉज नॉट गवर्न बाय एनी इंडेस, इट वॉज नॉट गवर्न बाय एनी आईएफआरएस, बिल्कुल हेवे होता था। हमें उस समंदर में ढूंढना पड़ता था कैसे हम सही तरीके से अप्रोच करें। एवरी टीचर हैड अ डिफरेंट अप्रोच, बट एटलीस्ट आज के टाइम ये तो एश्योरेंस है आपको कि आप जो भी पढ़ रहे हो एज पर इंडिया, एज पर रूल्स, एज पर रेगुलेशन, एज पर प्रोविजन, एज पर कंपनीज एक्ट, तो यहाँ पर जो वहां लिखा है वही आपको अकाउंट्स में करना है। तो एटलीस्ट आपका एश्योरेंस बहुत हाई लेवल का रहता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो परफेक्टली सही पढ़ रहे हो। चलो, फिलहाल विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम हमेशा अपने सेशन की शुरुआत एक अपने फंडामेंटल मोटो से करते हैं, रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड। चलो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंडेस 110 पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्या पढ़ा था, इंडेस 103। इंडेस 103 किसकी बात करता है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की। बट इंडेस 110 किसकी बात करता है, ईयर एंड, एवरी ईयर एंड पे कंट्रोल आने के बाद एक्वायरर और एक्वायरी ईयर एंड पे कंसोलिडेट होगा। अभी तक हमने इंडेस 110 में सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन पे बात किया है, कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करना। इंडेस 110 में हम सिर्फ दो बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कैसे करेंगे वो हमारा टारगेट है। और इस कंसोलिडेशन को करते वक्त इंस्टीट्यूट ने कुछ एडजस्टमेंट्स दिए, जैसे कि मैंने कहा था फाउंडेशन में थे तो फाइनल अकाउंट पढ़ने के लिए 6-7 एडजस्टमेंट्स, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, सेल्स ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब सीधे सीधे अकाउंट्स को कॉम्प्लिकेट कर देना 6-7 एडजस्टमेंट डाल के, ताकि आपका आईक्यू, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग इंस्टीट्यूट करे। उसी तरह जब पार्टनरशिप पढ़ा तो दुनिया जहां के एडजस्टमेंट, उसी तरह जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ा तो कभी बोनस का एडजस्टमेंट, कभी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, कभी बाय बैक, ये सारी चीजें पढ़ी। उसी तरह जब इंडिया 110 पढ़ रहे हैं, जो सीधा सीधा एडजस्ट ज्वाइन हो सकता है, वहां का असेट यहाँ के असेट ऐड कर दो, वहां की लायबिलिटी यहाँ की लायबिलिटी ऐड कर दो, सिर्फ अपना एक्वायर्ड का इक्विटी, एक्वायर का प्रॉफिट। बट इस चीज को इतना सीधा ना रख के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, डेट ऑफ एक्विजिशन बीच का है, बोनस के बारे में बताएंगे आगे जाके, डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फिर यहां पर आपको कहेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी हुआ तो बताओ क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी हुआ तो क्या करेंगे, मतलब कुल मिला के सम को कॉम्प्लिकेट करना। बट इनको पता ही नहीं है बच्चे पढ़ते किससे हैं, नेहा मैम से। तो सीएफआर कैसा अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी चीज को फिर से मैंने आपको यहां पर बताया कि एज पर इंडिया 103 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, उस दिन
एक्वायरर अपनी बैलेंस शीट को बुक वैल्यू पे रखता है और एक्वायरी की सब सारी चीजों को फेयर वैल्यू पे एक्वायर करता है और बदले में कंसिडरेशन पे करता है। और अगर उसका 100% शेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल 100% आएगा। बट सिंस अगर उसका कंट्रोल कम है, लेस देन 100% है बट मोर देन 50%, तो ऐसे लोग आएंगे जिनका बिजनेस पे कंट्रोल नहीं है, उन लोगों को क्लब करके हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इफेक्टिवली इन्वेस्टमेंट गायब होगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा, कंसिडरेशंस पे करेंगे बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और कॉन्ट्रा एंट्रीज नलिफाई कर लेंगे। और याद रखना, गुडविल का मतलब क्या है? आपने जो चीजें ली है और आप जो कंसिडरेशन दे रहे हो, बैलेंस है या ज्यादा पे कर रहे हो या कम पे कर रहे हो। ज्यादा पे कर रहे हो तो सामने वाले का ब्रांड खरीद रहे हो, दैट इज गुडविल। कम पे कर रहे हो तो आपको इस बिजनेस डील में फायदा हो गया, इसको बोलेंगे गेन ऑन बार्गेन परचेज। डेट ऑफ एक्विजिशन में इंड एस 103 लगता है, बट जैसे ही आपका ईयर एंड आएगा, इंड एस 103 अपना रोल प्ले नहीं करता, वो सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन पे लगता है। जो मर्जी आपको एडजस्टमेंट दे दे, इंड एस 103 ही लगेगा डेट ऑफ एक्विजिशन में। और ईयर एंड पे क्या लगता है? इंड एस 110। इंड एस 110 और इंड एस 103 में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अलग हटके आ जाते हैं। अब एक बात बताओ, मैं जब तक पैदा ही नहीं होंगी, मेरा मतलब जब मेरी मम्मी का मुझ पे कंट्रोल कैसे आएगा? इसका मतलब आई हैव टू बॉर्न। उसी तरह जब तक एक्वायरर कंपनी एक्वायरी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा ही नहीं, तब तक मोर देन 50% कंट्रोल आएगा नहीं। और जब कंट्रोल आएगा उसको बोलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन, वहां पर इंड एस 103 रोल प्ले करता है। बट जैसे कंट्रोल आ गया, उसका मतलब अब कंट्रोल आ गया, और जब कंट्रोल आ जाएगा तब आगे वाले प्रॉफिट पे आपका हक आएगा। और आगे वाले प्रॉफिट पे जो आपका हक आया उसी को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एक्वायरी कंपनी, दैट बिलोंग्स टू एक्वायरर कंपनी, और बैलेंस दैट बिलोंग्स टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये मेन मोटो है इंड एस 110 का, जो 103 में नहीं था। क्या बात की, क्या बात की मैम, इतनी जोर से बोल दिया? हाँ, जोर से बोला, आपको नींद ना आए इसलिए ऐसा करती हूँ। तो इंड एस 103 के हिसाब से पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कुछ पढ़ा नहीं, बिकॉज जिस दिन एक्वायर किया उस दिन कंसोलिडेट करो। एक्वायर करने के बाद कंट्रोल आ गया, कंट्रोल आ गया मतलब आप मालिक हो गए, आप मालिक हो गए तो मालिकों का तो प्रॉफिट पे हक होता है। तो एक्वायरर को एक्वायरी के प्रॉफिट पे हक आ गया, बट कब? एक्विजिशन के बाद। और एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट को बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। एक्विजिशन से पहले का जितना भी प्रॉफिट है वो एक्वायरर को बिलोंग नहीं करता है। दैट मेक सेंस? तो यहां पर अगर आप देखेंगे, पूरी कहानी जो घूम रही थी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पे, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज पे कोई डिस्कशन ज्यादा नहीं था, बिकॉज जो आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे कैलकुलेट किया, इंड एस 110 कहता है हम उसी गुडविल से काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए अगर आपने डेट ऑफ एक्विजिशन में किसी भी असेट एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू किया है, तो हम उस रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट उस असेट्स एंड लायबिलिटी में इंड एस 110 के हिसाब से लेने को तैयार है। याद आ गया क्या? करेक्ट। और गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम सीधा चलो असेट माइनस लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू, वैसे नहीं चलना, उल्टा चलो ओपनिंग इक्विटी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ओपनिंग इक्विटी अर्निंग्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, प्लस प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको कंसिडर करते हुए जितना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर है वो हटा दो, जितना कंसिडरेशन पे करना है वो हटा दो। अगर आपने ज्यादा पे किया तो गुडविल, कम पे किया तो गेन ऑन बार्गेन परचेज। देखो, इससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला लिखा दिया था कि गेन, देखो गुडविल निकालने के ये तरीके थे जो आपने 103 में पढ़ा था जर्नल एंट्री के थ्रू। मैंने कहा था जर्नल एंट्री के थ्रू नहीं निकालना तो आप वर्किंग नोट्स के थ्रू कर लो, एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस पीसी माइनस एनसीआई। बेसिकली जर्नल एंट्री को फॉर्मूले में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया। और अगर वैसे भी नहीं अच्छा लगता तो इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, शेयर कैपिटल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, अदर इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, प्लस प्रॉफिट या लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको देख लेंगे। ऐसे चलो, यहां तक बात समझ आ गई क्या? तो इंड एस 110 के लिए आप डेट ऑफ एक्विजिशन यूज करते हो, कंसोलिडेशन करते हो, ये सारी बातें हमने की थी। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सम्स किए थे। कमिंग टू द चार्ट जो मैंने बनाया था पिछली क्लास में, ताकि मैंने बच्चों के दिमाग में अगर कंफ्यूजन चल रहा था तो मैंने कहा था मैं सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगी। और पिछले सेशन में मेरे को एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाना था, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन, बट बच्चे थक गए थे, तो मैंने इसके लिए आज का सेशन रखा है जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। चलो देखो,
गुडविल निकालने का मैंने आपको फिर से फॉर्मूला दिया और इसको यहां पर भी लिख दिया। और याद रखना, गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस यूज होता है, बैलेंस यूज होता है, और प्लस माइनस चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिकॉज ऑफ द रीवैल्यूएशन। फिर पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट पे कौन से प्रॉफिट, किस कंपनी के प्रॉफिट का डिस्कशन हो रहा है? एक्वायरी कंपनी का, जो एक्वायर करेगा एक्वायरर। कब से कब? प्रॉफिट फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन। टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हुए आपको ये बैलेंसेस निकालने होते हैं। belongs to the acquirer company and NCI at the year end but subject to lots of adjustment। सबसे पहला एडजस्टमेंट मैंने सिखाया था, अगर there is an upstream sale, अपस्ट्रीम सेल का मतलब है प्रॉफिट किसका? एक्वायरी का। स्टॉक किसके बाद है? एक्वायरर का। अनरियलाइज प्रॉफिट है, प्रॉफिट से माइनस कर लो, और हम इस एडजस्टमेंट को पोस्ट एक्विजिशन से ही रिलेटेड मानेंगे। करेक्ट। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी के केस में सिंस गुडविल रीवैल्यूएशन के इंपैक्ट को लेता है, देखो ना, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन के इंपैक्ट को लेता है, सरप्लस रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट लेता है, तो उस केस में जो भी रीवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटीज का और आ रहा है, जो भी बढ़ रहा है, वो अगर आपके इंड एस 10 में नहीं लिया हुआ है 110 में, आप प्लीज लीजिए। एंड उस बढ़ाने के कारण जो आपका असेट के बढ़ने के कारण एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, वो हमेशा माइनस होगा। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कब प्लस होता है कब माइनस, वो वाला चार्ट बनाया है। इंडिविजुअली उनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो यहां बता दिया। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपको पता ही है। सबसे पहला एडजस्टमेंट हमने क्या सीखा था? डाउनस्ट्रीम सेल, मतलब एक्वायरर के पास प्रॉफिट है, एक्वायरी के पास महंगा स्टॉक है, स्टॉक कम कर दो, एक्वायरर का प्रॉफिट कम कर दो। इसका कोई नाता रिश्ता नहीं है गुडविल से, एनसीआई से, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से, बिकॉज ये कहीं पे भी एक्वायरी को इंपैक्ट नहीं कर रहा। नीदर एक्वायरी का कैपिटल, नीदर एक्वायरी का पीएनएल, नीदर एक्वायरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसलिए ये सबसे इजी एडजस्टमेंट है। फिर मैंने एडजस्टमेंट नंबर 2 सिखाया था अपस्ट्रीम से, कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को आपको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड स्टॉक एक्वायरर का कम करना पड़ेगा। इसी एडजस्टमेंट का ये वाला पार्ट जो मैंने यहां अलग से लिखा है, इसको मैंने वापस वहां पर रिपीट किया है। तो सेम पॉइंट हैज बीन रिपीटेड। अब ये मत सोचना 2 बार करेंगे, यही पॉइंट को मैंने वापस ऊपर रिपीट किया है। फिर मैंने उससे रिलेटेड सम 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 कराए। फिर मैंने इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन सिखाया। मैंने कहा मैं मानूंगी नहीं जब तक आप रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी मेरे साथ नहीं सीखोगे। रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी को सिखाते वक्त मैंने आपसे कहा भाई देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी विच इज योर एडजस्टमेंट नंबर 3, थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी ऑफ एक्वायरी कंपनी ओनली ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। जो भी रिवैल्यूएशन ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ है वो ही कंसिडर करता है इंड एस 110। बाकी किसी भी रिवैल्यूएशन को इंड एस 110 लेने को तैयार नहीं है। एक्विजिशन पे अगर कोई रिवैल्यूएशन है तो हम कंसिडर करेंगे, वरना बाकी गया भाड़ में। इंक्रीज और डिक्रीज द पीपी विद द रिवैल्यूड अमाउंट सो दैट इट्स इंपैक्ट मैचेस विद द गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यूड अमाउंट पोस्ट एक्विजिशन। और ये वाला जो प्रॉफिट आपने एक्वायरी का कम करवाया है, इसी का इंपैक्ट मैंने ऊपर लिया है, इसी का इंपैक्ट मैंने ऊपर लिया। याद है क्या बच्चों? इसी प्रॉफिट को कम करना है, ये मैंने आपको ऊपर के चार्ट में बताया ताकि मेरे बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो। नीचे मैंने उससे रिलेटेड दूसरे शेड्यूल में क्या इंपैक्ट आएगा वो बताया, और ऊपर मैंने प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा पोस्ट एक्विजिशन वो बताया। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 19, 20 काफी सारे सम्स किए। और ये याद रखना कौन सा एडजस्टमेंट नंबर 4 आएगा, आगे वाले एडजस्टमेंट्स में एडजस्टमेंट नंबर 4 आएंगे, 7 पॉइंट, और देखेंगे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आता है। चलो अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, देखो बच्चों 20 मिनट लगा के मैं आपको पूरा रिवाइज करवाती हूँ। मुझे बताइए इधर किधर होने वाला है ये सब आपके साथ? इधर भी नहीं। बहुत सारे बच्चे जो फास्ट ट्रैक लेते हैं ना बेटा, मैं उनकी भी हेल्प करना चाहती हूँ। वो मुझसे कहते हैं कि मैम हमें फटाफट पढ़ना है, बट कुछ चीजें फटाफट नहीं होती। इंड एस 110 फटाफट नहीं, इंड एस 103 फटाफट नहीं। तो प्लीज इसको फटाफट से कंपेयर मत करिएगा। ये मैं आपको उतनी ही डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ जितना मैंने एक नॉर्मल बैच के बच्चों को भी पढ़ाया। यहाँ मैं फटाफट कुछ नहीं दे सकती आपको, सॉरी बच्चा, सॉरी। चलो अब आ जाते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। यहां हम बात करने वाले हैं revaluation of current assets and बेटा मेरे को बार बार स्क्रीन की तरफ थोड़ा से देखना पड़ता है ताकि ऐसा ना हो कि मैंने पूरा सम पढ़ा दिया
और बाद में ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, उसमें इतनी तकलीफ होती है ना, उतनी तकलीफ तो मेरे को लगता है मुझे तब, मुझे नहीं पता मतलब किसी और चीज में होगी जितना मुझे इसमें होता है। बहुत ही तकलीफ होती है अगर मुझे री रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है सच में। चलो, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, सम्स करते हैं, फिर इसका इम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे उन सारी बातों को हम करेंगे। मैं शो कर दूंगी बच्चों, ये क्या है बेटा, ये जग 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 जग। चलो, डन। चल, चल, अब मैं आपके लिए लाई हूं इसके लिए क्वेश्चन नंबर 22। मेरे साथ सारे बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। चलो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। मैं जानबूझ के हर क्वेश्चन में इस तरीके से बनाती हूँ कि आप इंडेक्स 103 का भी रिवीजन हो जाए एंड इंडेक्स 110 का भी रिवीजन हो जाए आपके साथ। इंडेक्स 103 भी हो जाए एंड इंडेक्स 110 भी हो जाए। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, अगर थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए किस चीज पे, प्रेजेंटेशन और बैलेंस शीट में, थोड़ा सा मुझे करने देना, इससे ज्यादा से ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस होती है एंड आपका भी टाइम कम वेस्ट होता है बच्चों। इससे आपको भी थोड़ा सा आसान रहता है घर पे फटाफट चीजें पढ़ने के लिए, बिकॉज अगर मैं उस फॉर्मेट को बनाऊं तो बहुत टाइम लगा देता है। बट यस, जहां जहां चेंजेस है शेड्यूल में, मैं उसका शेड्यूल बनाती हूँ। और मोबाइल को इधर कर लो भाई, ये भी बहुत बज 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 बज। चलो, on 31st March 2024, Shanti Limited acquired 70% shares in Maruti Limited for 4,05,000 PC है, पेबल एट 50 ईच, मतलब फेस वैल्यू 10 है, तो 4,05,000 डिवाइडेड बाई 10, इफेक्टिवली 40,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बात समझ आ गई क्या? बात समझ आ गई क्या? यस मैम। बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट दी है। प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एंड बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल, P&L, डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स। On date of acquisition, inventories and debtors has been valued at 1,60,000 and 50,000. Debtors क्या होते हैं? Current assets. Inventory क्या होता है? Current asset. दोनों का revaluation हुआ on the date of acquisition. And आपको पता है date of acquisition में as per Ind AS 103 आप जब भी assets लेते हो, जब भी liability लेते हो एक्वायरी कंपनी का, हम लेते हैं उसको फेयर वैल्यू पे, मतलब रीवैल्यूड अमाउंट पे। तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ नया नहीं है। आफ्टर 1 ईयर द बैलेंस शीट, 1 साल बाद की बैलेंस शीट के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अज्यूम करो क्वेश्चन यहीं तक था, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डेट ऑफ एक्विजिशन 31st March 2024, Ind AS 103। हु इज द एक्वायरर? शांति लिमिटेड। हु इज द एक्वायरी? मारुति लिमिटेड। कितने शेयर्स खरीदे? 70%। व्हाट इज द पीसी? 4,05,000। अब हमें क्या करना है? उसको एक्वायर करना है। तो एक्वायर करते वक्त, पेमेंट देते वक्त, या तो गुडविल आएगा या गेन और बार्गेन परचेज, एंड देन 80% ही एक्वायर किया, 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो दो ही काम करना है, गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये बस मुझे निकालना है इन माय वर्किंग्स। बाकी तो आपको बैलेंस शीट को सिर्फ ऐड इंक्लूसिव मार्केट वैल्यू पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, क्या बोलते बच्चे? एक बार बोलो, एक बार तुम बोलो। अच्छा मैम, इंड एस 103 में अब कुछ चेंज नहीं होगा। कैसे ना को भाई, इंड एस 103 तो पढ़ लिया है ना, उसमें कभी कुछ बोला क्या कि करंट असेट्स के रिवैल्यूएशन में ये ट्रीटमेंट होता है और पीपी के रिवैल्यूएशन में ये करो? वहां तो सारे रिवैल्यूएशन, चाहे करंट असेट्स हो, करंट लायबिलिटीज हो, फिक्स्ड असेट्स हो, पीपी हो, जो मर्जी हो, एट पेबल, एट फेयर वैल्यू, उठाया, डाला, अपनी बैलेंस शीट में ले लिया, बिना चिक चिक के। प्रॉफिट के बारे में क्यों नहीं सोचा ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन? बिकॉज लेते नहीं है ना भाई एक्वायरी का प्रॉफिट। प्रॉब्लम तब आती है जब एक्वायरी का प्रॉफिट खींचना होता है, तो एक्वायरी मच मच करता, मेरा प्रॉफिट लेगा, ऐसा करके ले, ऐसा उसमें ठीक करके ले। प्रॉफिट देने में तो सब जगह झगड़े हैं भाई। जब तुम प्रॉफिट मत लो ना, कोई झगड़ा नहीं है। हिसाब जब भी प्रॉफिट का होता है तब झगड़े होते हैं। बस याद रखना, इंड एस 110 में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का हिसाब जब भी होता, किच 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 झगड़े होते हैं। बट हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2024, भाई मेरा सम किधर है? मेरा सम किधर है? रुक जाओ रुक जाओ, स्ट्रेस मत दो तुम मुझे, है ना मैम? एज ऑन 31st March 2024 ये बनता है भाई इंड एस 103 के हिसाब से। अगर मैं इंड एस 103 की बैलेंस शीट, आपकी परमिशन अगर हो, आप सब मेरे से तहे दिल से राजी हो, और जो मुझे पता है हो, बिकॉज आप भी चाहते हो कि मैम हम फटाफट पढ़ ले, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। आपने इतना एफर्ट डाल के इसको हमें ढंग से एकदम
ऐसा करा दिया इफेक्टिव। जरूरी नहीं है ना कि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हों, इसलिए कह रही हूँ। इसको फटाफट करते हैं। क्या मैं यहाँ मिस कर दूँ? यस मैम। चलो, सबसे पहले आएगा मेरा पीपी, जिसमें है प्लांट एंड मशीनरी, 6,60,000 प्लस 4,10,000, ये आएगा मेरा 10,70,000। I'm not making a schedule. Guys, let's keep it very simple. Yes, everyone? 1 second, बेटा, 1 second. चलो, अब हमारा गुडविल हो सकता है क्वेश्चन में, बट गुडविल के लिए तो मैम इसमें तो कोई आप जुगाड़ नहीं कर सकते हो, आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना क्यों तुम मुझसे। फिर आप लोग करंट एसेट्स, मैं वो हेडिंग नहीं लिख रही हूँ। करंट एसेट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आता है इन्वेंट्री, फिर इन्वेंट्री के बाद आता है फाइनेंशियल एसेट्स, उसमें आते हैं डेटर्स एंड कैश इक्विवेलेंट। बट मेरा बच्चा कह रहा है मैम यहां पर ही बना दो। 1,50,000 के मेरे इन्वेंट्री, 1,10,000 के उस सामने वाली कंपनी की इन्वेंट्री, बट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1,60,000। आ रहा था 1,10,000 का, 160 पे वैल्यू किया, इसका मतलब कितना बढ़ा देंगे बच्चों? 50,000। तो 1,60,000 प्लस 1.5 जब मैंने बढ़ाया तो मेरी इन्वेंट्री हो गई 3,10,000। डेटर्स जल्दी से देखो, मेरी बुक्स में डेटर्स कितने थे? 1,00,000। मेरी बुक में कोई इंपैक्ट नहीं आता, एक्वायरर टेक्स इट एट बुक वैल्यू। बट सामने वाले का था 30,000 का, जो कि वैल्यू किस पे हो गया? 50,000। इसका मतलब 30,000 उसकी वैल्यू थी, और बड़ा कितने से? 20,000। ये जानबूझ के मैं दिखा रही हूं, वरना आप डायरेक्ट 50,000 लिख सकते थे। तो 1,00,000 प्लस 50,000, ये आएगा 1,50,000। बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो कोई चेंज नहीं है, उसको आप डायरेक्टली ऐड कर दो। मैं ये ब्रैकेट में भी करके नहीं लिखाऊंगी। 2,10,000 प्लस 40,000, ये आ जाएगा बच्चों 2.5 लाख। गुडविल अभी मेरा मिसिंग है, मैं कर दूंगी। फिर वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल। इस इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस 4,05,000 का जो इक्विटी इशू है, जो बैलेंस शीट में इंपैक्ट नहीं दिया है, बिकॉज एक्विजिशन के 1 सेकंड पहले की बैलेंस शीट है। तो जब एक्वायर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट असेट साइड आता है एक्वायरर की बुक्स में, और कैपिटल बढ़ता, वो पॉइंट मिसिंग है। बट हमें ही तो दिमाग दिया है ना भगवान ने भाई, कि हम भी ऐसे ही है। जल्दी से इसको बढ़ा लेंगे। फिर हमारा पीएनएल में कोई चेंज नहीं होता, हम सिर्फ अपना पीएनएल लेते हैं। हमारे डिबेंचर्स में दोनों के डिबेंचर्स देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। 390 प्लस 220, ये आएगा 6,10,000। और क्रेडिटर्स मेरा आएगा 90 प्लस 80, ये आएगा 1,70,000। भाई बीच में क्या आएगा? एनसीआई, इसका भी क्या लगेगा? वर्किंग नोट। आई नो आपके पास असेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है, कंसिडरेशन की इंफॉर्मेशन है, गुडविल आप वैसे भी निकाल सकते हो। बट मैं क्या बोल रही हूँ, आपको गुडविल निकालने का एक शॉर्टकट मैंने बता दिया है। एक्वायरी कंपनी के एक्वायरी कंपनी के डेट ऑफ एक्विजिशन के असेट ले लो, डेट ऑफ एक्विजिशन का इक्विटी ले लो, अदर इक्विटी ले लो, प्लस माइनस एनी रीवैल्यूएशन इन असेट एंड लायबिलिटी। पीपी बोला नहीं है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं बोला, एनी। तो बढ़िया बात है। बताओ उसका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। बच्चा पीएनएल कितना है? 90,000 प्लस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। बच्चा इन्वेंट्री मेरा 1,10,000 का था, 1,60 पे कर दिया, इन्वेंट्री हो गया मेरा 50,000। और जो मेरे डेटर्स थे ना, वो 30,000 के थे, वो भी 50,000 के हो गए। इंक्रीज इन डेटर्स। एक चीज मैं बता देती हूँ, भूलना नहीं, बाद में मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं था। देखो, इस इंक्रीज को आप गुडविल वैल्यू करते वक्त ले रहे हो, इंपैक्ट ले रहे हो, और यही गुडविल आप इंडेस 10110 में कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। तो डोंट यू थिंक एक इंपैक्ट गुडविल में घुसा हुआ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? करेक्ट। बट जब हम ईयर एंड की बैलेंस शीट बनाएंगे तो असेट्स एंड लायबिलिटीज जो बुक में आते हैं वो लेते हैं। इसीलिए ये रीवैल्यूड अमाउंट रिस्पेक्टिव अपने अपने हेड्स में ऐड होता है एज पर इंड एस 110। सेम चीज जैसे हम पीपी को बढ़ाते थे, किस नाम से? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, या इंक्रीज इन असेट वैल्यू, या इंक्रीज इन पीपी। ये कुछ नहीं, प्रॉफिट इन इन्वेंट्री है, ये कुछ नहीं, अगले नाम से बोल दो, रीवैल्यूएशन इन डेटर्स है, जैसे भी बोलना है। अच्छा मैम, अब हमें समझ आ गया। आपको आप क्या करोगे, यही अमाउंट को आगे जाके बैलेंस शीट में ऐड करोगे ईयर एंड पे कंसोलिडेशन के समय। अच्छा, इतने होशियार हो क्या? थोड़ा तो ठीक बोल रहे हो, बट थोड़ा तो मेरे को भी ठीक पढ़ाने दो ना यार, कैसी बातें करते हो। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट
सिंस मेथड नहीं दिया है, सबसे आसान मुझे ये नेट असेट वाला ही लगता है। कितना परसेंट भाई? 40%। तो बताओ कितना आएगा? 3,60,000 का 30%, 1,08,000। तो यहां मैं लिख दूं क्या? एनसीआई तो मुझे मिल भी गया, 1,08,000। चलो, कंसिडरेशन हम कितना दे रहे हैं? ऊपर लिखा था क्वेश्चन में बड़े बड़े अक्षरों से, जिसको आपने पर्पल से हाईलाइट किया था, 4,05,000। तो हमारा पेमेंट ज्यादा है क्या? चेक कर लो, 1,08,000 माइनस 4,05,000। हम कम तो काम ही नहीं करते भाई, हमें ज्यादा ही देना होता है। गुडविल आया 1,53,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां लिख दू क्या? 1,53,000। Guys, again I'm telling it, I am saving my time and even yours by not using the exact format, because मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, आपने जितने भी सम इंड एस 110 के देखोगे अभी तक, हमने जितने भी किए, नॉन करेंट एसेट्स में पीपी एंड गुडविल, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स अगर उसके अंदर डाला तो डेटर्स एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर मैं लायबिलिटी साइड बात करूं, इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, उसके नीचे एनसीआई। नॉन करेंट लायबिलिटीज में बोरिंग्स में क्या? डिबेंचर्स या बैंक लोन। और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आते हैं? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अगर आपने देखा होगा, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई आइटम ही नहीं है। तो क्यों टाइम खराब करोगे बेटा? मैंने ऑलरेडी वो बैलेंस शीट आपको बनाना सिखा दिया है। मानते तो नहीं हो ना, प्रॉब्लम तो यही है ना। टीचर को मानो और टीचर की सुनोगे तो कभी तकलीफ में नहीं रहोगे। कभी कभी एग्जाम में पास होने के लिए यू डोंट हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर कि ऐसे ही बनाना है। यस, कुछ सम्स ऐसे हैं जो आप कुछ शॉर्टकट तरीके यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो, बट वो जजमेंट टोटली आपका होता है। बैलेंस शीट आ रही, बस मैम इसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं। हाँ, मैंने कहा बोला, मैंने कौन से नया पढ़ाया? अभी पढ़ाया किधर है यार? तुम कैसे से हो यार? तुम थोड़ा सा भी टीचर को अप्रिशिएट नहीं करते? थोड़ा सा तो करो। बिल्कुल भी नहीं करोगे। चलो अब कर देना, अब तो करने का ही नौबत आएगी, करोगे ही। चलो फिर आफ्टर 1 ईयर द बैलेंस शीट, 1 साल बाद की बैलेंस शीट है। मुझे पता है सबसे अच्छा क्या लगा, दिल से बोलू क्या? बोलू क्या? मुझे ना बिगिनिंग वाला डेट ऑफ एक्विजिशन ना मुझे पर्सनली पसंद है। तुमको भी क्या? अगर हाँ तो प्लीज मेल करना यस मैम। पता है क्यों? स्टार्टिंग का ही डेट ऑफ एक्विजिशन दे देता है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम मुझे एकदम पसंद नहीं है। मुझे एकदम लगता है यार क्या है बकवास, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 12, इधर 3 महीना उधर 6 महीना, बहुत जग 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 करना पड़ता। चलो कोई बात नहीं। 1 साल बाद प्लांट एंड मशीन इतना, इन्वेस्टमेंट देखो फाइनली बैलेंस शीट में आ गया और ये 9,05,000 का हो गया। इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एंड बैंक, ब्ला ब्ला ब्ला। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज पर इंड एस 103 ऑलरेडी बना दिया, एंड 110 अज्यूमिंग कि revalued inventory has been sold and revalued data has been not sold, because ये क्यों बोला गया? याद रखना, करंट असेट्स के रीवैल्यूएशन को तो सेम वे ट्रीटमेंट मिलता है जैसे पीपी का, बट जिस तरीके से पीपी को कभी बेचने का मोटो नहीं होता, जनरली पीपी 1 साल के अंदर बिकता नहीं है, इसलिए वहां पर पीपी बिका या नहीं बिका, रिवैल्यूड पीपी बिका या नहीं बिका, वो नहीं सोचते। अगर आपको याद है, मैंने आपको कहा था we assume every time PP exists until unless question says कि does not exist. I know आपको याद नहीं है। मैं बता देती हूँ, PP always exist, हम ऐसा मान के सम को करते हैं, हमारे मन में ऐसा exist till year end। तो इसलिए जब रीवैल्यूएशन सिखाया पीपी का, तब कभी नहीं बोला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, करता है या नहीं करता है। बट जब भी रीवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी रहेगा, तो हमेशा देख लेना एग्जिस्ट करता है ईयर एंड पे, जिस साल की बैलेंस शीट बना रहे हो, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी चार्ट को आप बेटर करो, अपने इस चार्ट को बच्चों और बेटर करो, और यहां पर लिखो, सॉरी बहुत ऊपर आ गई यार, तुम कैसे का, तुम मेरी मदद ही नहीं करते। तुम्हें तो पेज नंबर याद करवा देना चाहिए था मैम, ये है पेज नंबर। अब मैं याद कर लूंगी, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी यार, तुम कुछ मेरी मदद नहीं करते, मजाक बनाते हो तुम मेरा बस। 23 पेज नंबर, 24 मेरा पेज है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी विल ऑलवेज बी, जो हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, उसको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखना है, करेक्ट। और हमेशा चेक करना एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट या सीधा एग्जिस्ट ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, या डज नॉट एग्जिस्ट ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। यहां ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? बिकॉज पीपी जनरली बेचने के लिए नहीं होता, यूज करने के लिए होता है, तो इट्स एग्जिस्ट ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। बट जो करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री, डेटर, वो बिकेंगे ना 1 साल के अंदर, डेटर से पैसा आएगा ना,
खत्म भी हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, इन्वेंट्री बिक भी सकती है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है. डोंट यू थिंक करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में दिस पॉइंट मेक्स सेंस? यस. पीपी में डजंट मेक सेंस बिकॉज पीपी ऐसे रीवैल्यू तुरंत किया और तुरंत बेचना ऐसा देखने को मिलता नहीं है. बट यस, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को रीवैल्यू किया, हो सकता है बिक गया हो, कोई कस्टमर आ गया हो, तो बेचेंगे ना, अपने पास थोड़े रखेंगे. तो ये दोनों पॉइंट अगर आपको चेक करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, एग्जिस्ट करता है या बिका. एग्जिस्ट करेगा तो ट्रीटमेंट अलग है, बिक गया तो ट्रीटमेंट अलग है. माय डियर स्टूडेंट, हमें तो क्या बेहतरीन पॉइंट है. तो मैंने 5th पॉइंट कर दिया था, नीचे 6 बता दिया था, और फिर मैं आपको 7th पॉइंट में आपको बताऊंगी पूरा एडजस्टमेंट नंबर 4. बट फिलहाल आप एक पहले सम करेंगे, फिर हम इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे. क्या बच्चों यहां तक क्लियर है? क्या क्या मैं सम में आ जाऊं? क्या? यस मैम. अब बनाएंगे कंसोलिडेटेड, इससे लिख देती हूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बच्चों एज ऑन 31st. की तरह भाई मेरी आंखें खराब हो गई है, दिखता नहीं मुझे, तुमको भी नहीं दिखता क्या? 31st March 2015. 25 Ind AS 110. This is my date of consolidation, which is my year end. भगवान बचाओ, क्या करोगे? फॉर्मेट बनाओगे? बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ. अब देखो, मैं आपको नोट्स उसी का दिखाऊंगी जिसका हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने हर क्लास में किया था. और बाकियों का नोट्स नहीं बताऊंगी, वो अपन यही करेंगे. बट शेड्यूल उन सबका बताऊंगी जिसमें एडजस्टमेंट है. तो आप आ जाओ अपना सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1. पहले इस डायग्राम को बना लेते हैं. आई नो आप कहोगे मैम इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है. आई नो यू हैव गुडविल, यू हैव नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. बट मैं तो कहती हूँ किसी भी सेट प्रथा को ना चेंज मत करो, है तो भी बनाओ ताकि आदत में बना रहे. 31st March 2015, 1st April 2024. जय हो बाबा की. किसका ये एनालिसिस करते हो भाई? मारुति भैया की जय हो. इनका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है ईयर एंड पे? 2 लाख. इनका पीएनएल कितना है ईयर एंड पे? 1,50,000. इनका बिगनिंग में भी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख. इनका ईयर बिगनिंग में भी इक्विटी कितना है? 90,000. और यहां पर हमने देख रखा था प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हुआ था एंड डेटर्स हुआ था, दोनों हुआ था. अच्छा मैम थोड़ा और अच्छे से लिखो ना. ठीक है, इन्वेंट्री एंड डेटर्स जो ओपनिंग में हुआ था कितना हुआ था? 50,000 हुआ था इन्वेंट्री में और 20,000 हुआ था डेटर में. क्वेश्चन कह रहा है ये इन्वेंट्री आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड अज्यूमिंग रीवैल्यूड इन्वेंट्री, ये सोल्ड हो चुका और ये वाला एग्जिस्ट करता है ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन. क्या बच्चों यहां तक आपने भी अपना डायग्राम बना लिया? क्या यहां पर अपना डायग्राम बना लिया? क्या बस कहानी खत्म, आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व, समस्या यही सॉल्व. तो जल्दी से फॉर्मेट बताओ. और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एक बार बता देती हूँ. फिलहाल बस मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी 60,000. और रीवैल्यूएशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी का डिप्रिशिएशन से कोई लेना देना नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता. तो वहां से तो आप बच गए. अब रही बात नहीं बिका और बिके के कारण क्या फर्क आएगा, उस पर ही डिस्कशन करना है. बिक गया तो क्या हम उस वैल्यू को लेंगे, नहीं बिका तो क्या हम उस वैल्यू को लेंगे. बस इस पे ही डिस्कशन करने के लिए हमने ये काम किया है. चलो एवरीबॉडी विथ मी. तो दिस इज माय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. जल्दी से बच्चों यहां तक लिख लेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. दिस इज माय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. जल्दी से बच्चों लिख लेंगे. यहां तक कर लिया तो मुझे बताना, फिर मैं आगे आपको बता दूंगी. क्विकली एवरीवन. क्विकली.
अब मैं आपको इसके एडजस्टमेंट्स लिख लिया, इस पार्ट को एक बार यहीं पर छोड़ो। गुडविल आपको ऊपर पता है, वो यूज कर लो। गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आपको पता है 1,53,000। एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वो भी आपको पता था, एनसीआई कितना है, एनसीआई 1,08,000। अब हमें सिर्फ क्या करना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का इंपैक्ट डालना है। अब देखो मैं एक बार शेड्यूल बना देती हूँ। एक शेड्यूल बनाओ डेटर्स का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। सिर्फ बता रही हूँ कैसे दिखाना पड़ेगा। एक शेड्यूल मैं आपको बना के दिखा रही हूँ इन्वेंटरी, जो अभी अब एग्जिस्ट नहीं करता, और एक मैं आपको अदर इक्विटी का बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपके वो समझ आ जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। गुडविल आ चुका, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ चुका, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का सिर्फ बांटना बाकी है, बट ये मैं इसलिए भी नहीं बांट रही हूँ बिकॉज मुझे यहीं पर तो आपके साथ एक एडजस्टमेंट करना है। तो हम कभी भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं लेते, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट लेते हैं। अभी सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट बाकी है। चलो एक बार सिंपल अगेन फॉर्मेट से डेविएट कर रही हूं। पीपीई 8,30,000 का था, और इसका कितना है 4,00,000। 8,30,000 प्लस 4,00,000 ये आ जाएगा 12,30,000। गुडविल पे तो हमारा कोई टेंशन ही नहीं है, 1,53,000। अब आ जाते हैं बच्चों इन्वेंट्री पे, और ये पॉइंट लिखवाऊंगी अभी जस्ट टू जस्ट। इन्वेंट्री हमारा कितना है 2,00,000, सामने वाले का कितना है 1,50,000। अब आप सुनो मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। क्या मैं बोलूं कि आपको ये अमाउंट, ये आप ये मत सोचना ये 1,50,000 वो रीवैल्यूड अमाउंट है, ये नया अमाउंट एज एन ये बुक वैल्यू है बेटा, बुक वैल्यू। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी मारुति लिमिटेड उस रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट नहीं लेगा जो नई कंपनी एक्वायरर ने एक्वायर करते वक्त आपका फेयर वैल्यू कंसिडर किया था। उसको क्या लेना देना, मैं आपकी कंपनी के एसेट्स ले रही हूं, मैं आपकी कंपनी के एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ले रही हूं, मैं अपने से वो फेयर वैल्यू जो भी अज्यूम करूं उससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम तो अपनी चीजों को बुक वैल्यू पे ही दिखाओगे, तो ये 1,50,000 उसकी अपनी बुक वैल्यू है। अब मेरी बात सुनना भूलना नहीं। आई नो ये जो आपकी इन्वेंट्री है इसमें रीवैल्यूएशन हुआ था कितने का, 50,000 का। पहले वो दिख रहा था 1,10,000 का, प्लस 50,000 किया तो 1,60,000 का होना चाहिए था, करेक्ट। और इसमें देयर हैज बीन अ रीवैल्यूएशन ऑफ 50,000 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। As per the rule, any revaluation on the date of acquisition has been considered in goodwill, but the same needs to be considered in the another respective account on the date of consolidation. But आगे का स्टेटमेंट आपने सुना था या नहीं सुना था मेरी पिछली क्लास में, that asset needs to exist on the balance sheet date. और सिंस ये इन्वेंट्री मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, ये इन्वेंट्री मेरा सोल्ड आउट हो चुका, एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे बताओ क्या मतलब है मैं 50,000 से इन्वेंट्री बढ़ाऊं, वो इन्वेंट्री जो है ही नहीं। क्या मतलब है मैं रीवैल्यूएशन का 50,000 यहां बढ़ाऊं जूस इन्वेंट्री पे जो इन्वेंट्री है ही नहीं। डोंट यू थिंक डेड पर्सन पे कौन पैसा लगाता है, डेड पर्सन को जिंदा करने में कौन मेहनत करता है। तो जब ये इन्वेंट्री खत्म हो चुकी है, बिक चुकी है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसके रीवैल्यूएशन का अस्तित्व रिक्रिएट क्यों कर रहे हो भाई। तो याद रखना पीपी एग्जिस्ट करती है, डेटर एग्जिस्ट करता है। अगर ये पीपी डेटर जो भी एग्जिस्ट करता है तो हम इसके अस्तित्व को ठीक करते हैं उस रीवैल्यूएशन अमाउंट से। और जो मर गया उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसको रीवैल्यू क्यों कर रहे हो, वो है ही नहीं तो उसको क्या बढ़ाओगे। तो याद रखना ये वाला अमाउंट अगर सोल्ड हो चुका या सीज टू एग्जिस्ट है, वी डू नॉट कंसीडर। तो मैंने इस चीज को यहां लिखा है, बट मैं यहां लिखती हूं इन्वेंट्री का शेड्यूल मैंने बनाया था, क्या है मेरी कंपनी का नाम, शांति एंड मारुति। तो शांति लिमिटेड का बच्चा मैं लूंगी कितना, इन्वेंट्री 2,00,000। मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए यहां लिख रही हूं, एग्जाम में मत लिखना। मारुति का मैं लूंगी बेटा 1,50,000 प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन नहीं ले रही हूं, ये रीजन याद रखना, नहीं ले रही हूं, एग्जाम में नहीं करना है, बिकॉज एग्जिस्टेंस कम्स टू एंड। और जब तुम्हारा एग्जिस्टेंट ही नहीं है मैं तुम्हारा एग्जिस्टेंस लू क्यों। अब तुम सोचोगे मैम
अब तो बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा, आएगा ना, क्यों? गुडविल में 50,000 का इंपैक्ट ले रखा है, देखो ना बच्चा, गुडविल में आपने 50,000 का इंपैक्ट ले रखा है और तुम ईयर एंड पे इस 50,000 का इंपैक्ट नहीं ले रहे हो, तो इंस्टीट्यूट कहता है, इंड एस 110 कहता है, अब आप गुडविल को तो चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो वही आती है जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे है। एक काम करो, ये जो एक्स्ट्रा 50,000 गुडविल के असेट साइड डला हुआ है ना, असेट एक्स्ट्रा 50,000 से डला हुआ है, आप उसका इंपैक्ट एक काम करो, प्रॉफिट को 50,000 से कम कर दो। असेट बढ़ता है तो डेबिट, प्रॉफिट हमारा जल्दी से बताओ, प्रॉफिट घटता है तो डेबिट। दोनों के रूल्स मैच होते हैं ना, तो किसी असेट को बढ़ाना हो या फिर लायबिलिटी को घटाना हो, किसी असेट को घटाना हो तो लायबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट टैली करनी है, तो अगर गुडविल ऑलरेडी बढ़ के आया है और गुडविल को मैं चेंज नहीं कर सकती, तो इंस्टीट्यूट कहता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में माइनस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ करंट असेट विच डू नॉट एग्जिस्ट हटाओ। तो बताओ कितना हटेगा? 50,000। तो बताओ आपका फाइनल प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000 इज माय फाइनल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट गिवन इन क्वेश्चन। बच्चे कह रहे मैम आपने पहले ही कर दिया, डेटर को तो सुन लो। अरे मैंने कहा था ना डेटर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, गायब हुए अब मैं कुछ कर नहीं सकती। बढ़ाना तो गलत है ना, एक मुर्दे पे काय को ठीक करना उसको, वो तो खत्म ना, जो चीज खत्म उसको क्यों रिवैल्यू करना, बेवकूफी है ना। बट सिंस गुडविल ऑलरेडी उसका इंपैक्ट लेके आया है, बैलेंस शीट मिसमैच होगी, तो जितने से गुडविल उसका इंपैक्ट लेके आया है उतने से पीएनएल से उसका इंपैक्ट उड़ाना है। बिकॉज धरती पे अगर आपको पता है दो ही खाते हैं जो इंपैक्ट डालने और उड़ाने का मदद करता, अगर एसेट साइड आता है तो बेचारा गुडविल, लायबिलिटी साइड आता है तो बेचारा पीएनएल। हाँ, और कौन है भैया इस फालतू काम के लिए, अदर इक्विटी को तो यूज करते हैं। क्या आपको बात समझ आई? तो इफेक्टिवली आपका इन्वेंट्री होगा 3,50,000। आई होप यूल ऑलवेज रिमेंबर है 3,50,000। तो बच्चों इन्वेंट्री में मैंने शेड्यूल बना दिया है 3,50,000। मैम डेटर्स में बताओ फिर क्या करेंगे? डेटर्स मेरा 1,50,000 का है बच्चा, प्लस 1,00,000, और सिंस इसका रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट लेना पड़ेगा बिकॉज ये जिंदा है, तो ये जिंदा है तो इसके इंपैक्ट भी लो, तो ये आ जाएगा 2,70,000। मैंने यहां पर भी लिख दिया, यहां पर भी लिख देती हूँ। शांति भैया आपका डेटर कितना? 1,50,000। मारुति भैया आपका डेटर कितने का है? 1,00,000 प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन लेंगे, बिकॉज एग्जिस्टेंस इज देयर। तुम जिंदा हो तो तुम्हारा रीवैल्यूएशन भी लेंगे, तुम जिंदा हो तुम्हारा रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट लेंगे। चलो बच्चों यहां तक करो, चलो इस पे इंपैक्ट ले लो, कितने का? 20,000। आई होप बच्चों मुझे तुम्हें तुम्हें चीजें मैं एकदम अच्छे से समझा रही हूँ विथ लॉजिक। भाई तुम जिंदा ही नहीं हो, तुम्हारा इंपैक्ट लेके क्या चाह डालू? तुम चले गए तो यहां लिख लेंगे 2,70,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 210 प्लस 40 2,50,000। 12,30,000 प्लस 153 प्लस 350 प्लस 270 प्लस 250, क्या आ जाएगा? 22,53,000। कैश कितना है? 80 प्लस 30 है मैम, अपने ऊपर वाला कैश ले लिया। ये गड़बड़ सोचो मेरे से होता है तो तुमसे भी तो होगा एग्जाम में। 12,30 प्लस 153 प्लस 350 प्लस 270 प्लस 110, ये आएगा 2,113। गाइस बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब आ जा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अपनी इक्विटी लेगा वो 9,05,000 इंक्लूसिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीएनएल का मैंने शेड्यूल बना रखा है, क्रेडिटर्स कोई कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा नहीं है, ऐड कर लो। 4,10,000 प्लस 3,30,000, ये आएगा 7,40,000, और हमारा एनसीआई भी आएगा। चलो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 10,000 ही बचा, तो इसका पीएनएल कितना है? 3,50,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 10,000 का मैं कितना लूंगा? 70%, मैं लूंगा 7,000, और एनसीआई में चला जाएगा 10,000 का 30%, ये लेगा 3,000। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 108 प्लस 3 111 1 2 3, ये कितना हो जाएगा? 3,57,000 3,57,000। बात समझ आ गई ना? यहाँ लिख लेंगे बेटा 3,57,000, एनसीआई इज 111,000। चेक करो टैली रह क्या? 3,57,000
111 प्लस 7,40,000, तो ये टैलेंट। समझ आ गया क्या बेटा? समझ आ गया क्या? चलो फटाफट ऊपर जाती हूँ और उस शीट को अपडेट करती हूँ ताकि एग्जाम से पहले वो शीट आपके लिए एकदम हैंडी हो। अगर आपका करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी एग्जिस्ट, याद रखना एक चीज याद रखना, करंट असेट्स के अपवर्ड रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है, बट अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी से लॉस होता है, वो माइनस कर लेना। अगर आपका करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी एग्जिस्ट करता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नो इम्पैक्ट ऑन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एज current assets and current liability are non depreciable। ये depreciate थोड़े होता, और ये तो यहां पर भी लगता है, ये पॉइंट तो यहां पर भी लगेगा, नॉन डेप्रिशिएबल वाला पॉइंट, चाहे एग्जिस्ट करो या नहीं करो, नॉन डेप्रिशिएबल है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं है। बट अगर आप गायब हो गए, आप बिक गए, तो इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन टेकन इन गुडविल is reversed through post acquisition profit। याद रखना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के थ्रू इस इंपैक्ट को रिवर्स किया जाता है अगर आपने ले लिया और वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। करेक्ट? ओ मैम, एक काम करते हैं, इस एडजस्टमेंट को अब लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो चुका था, एडजस्टमेंट नंबर 3 कर लिया था, एडजस्टमेंट नंबर 3। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। 6 पॉइंट था, अब 7 पॉइंट में ही मैं लिख रही हूँ, सारी थियरी एक जगह कर रही हूँ। 7th पॉइंट which talks about adjustment number 4। यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। बाकी किसी भी रिवैल्यूएशन को हम कंसिडर नहीं करते। तो बच्चों कुछ भी मत कहना, हम बाकी किसी भी रिवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करते। इफ एग्जिस्ट ऑन date of consolidation, if does not exist on date of consolidation। अगर एग्जिस्ट करता है पीएनएल में, नो इम्पैक्ट किसके पीएनएल में? एक्वायरी के। किसके पीएनएल की बात करूं? एक्वायरी के। और इन शेड्यूल इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, रेस्पेक्टिव शेड्यूल, लाइक डेटर है तो डेटर, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर। बट इस केस में इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, पीएनएल ऑफ एक्वायरी रिड्यूस्ड विथ अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, जितने से भी आपने अमाउंट को रीवैल्यू किया था, रेस्पेक्टिव शेड्यूल, नो इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पर बच्चों इंपैक्ट नहीं जाता उसके शेड्यूल में, यहां उसके शेड्यूल में इंपैक्ट जाता। यहां पीएनएल रिड्यूस होता, यहां पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं जाता, एकदम अपोजिट जाते हैं दोनों। तो चेक कर लेना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो भाई मान लेना एग्जिस्ट कर रहा है। अब तुम नॉन एग्जिस्ट मान के मत करना, एग्जिस्ट मान के कर लेना, बट जो भी अजम्पशन लोगे क्वेश्चन में बता देना आप क्या अजम्पशन लेके उस हमको। क्या बच्चों ये पॉइंट दिमाग में फिट किया क्या? तो मैं अपने प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के चार्ट को लगातार अपडेट करते जा रही हूँ और इसके रेस्पेक्टिव सेकंड इंपैक्ट को कहां देखने को मिलेगा ये मैं बताते जा रही हूँ। तो याद रखना, वो जो लाइन डायग्राम बनाते हैं जहां पर हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 60,000 था, बट इन्वेंट्री बिकने के कारण उस प्रॉफिट में ऑलरेडी वो घुसा हुआ है, हमें अब उसको उड़ाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन हमने उसके प्रॉफिट को 50,000 से घटा दिया। सिंपल लॉजिक इज दिस, गुडविल बढ़ के आया, अब वहां पर इंपैक्ट घुसा हुआ है, गुडविल को चेंज कर नहीं सकते, पीएनएल ही बचा जिसमें छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं। असेट साइड बढ़ा हुआ है और अगर अपने को उसका इंपैक्ट रिवर्स करना है तो लायबिलिटी को घटा दो, टैली हो जाती है हमारी बैलेंस शीट। हाँ या ना? यस। चलो एवरीबडी गुड टू गो? एनीवन एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनीवन? चलो क्वेश्चन नंबर 23 एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर भी बेटा इंडेक्स 103 के हिसाब से भी मांगा है, इसमें 2-3 चीजें दे दी है। क्विकली एवरीवन देखेंगे, ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है 23। क्विकली 23 को देखेंगे एवरीवन, एवरीवन क्विकली क्विकली।
अगेन जब मैं इंड एस 103 की बैलेंस शीट बनाऊंगी मैं आप पे बिल्कुल नहीं देखूंगी फॉर्मेट पे, और वो मैं आपको पढ़ाने वाली भी नहीं हूं। और एक और चीज मैं बार बार कह रही हूं बेटा, हमारे लिए इंड एस 103 के लिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे लिए नए एसेट्स का फेयर वैल्यू मैटर करता है, बुक वैल्यू एक्वायरी का कोई मैटर नहीं करता। बट क्वेश्चन इस बार बुक वैल्यू का कॉलम दिया भी है, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। चलो मैं दिखाऊं, ये क्वेश्चन देख लिया तुमने? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पढ़े। यस मैम। कंपनी पी लिस्टेड कंपनी, बहुत बढ़िया। एक्वायर 60% कम कंट्रोल किसमें? क्यू लिमिटेड। डेट ऑफ एक्विजिशन एट द कॉस्ट ऑफ 1,38,000 पेड ऑफ इशू शेयर, इक्यू शेयर, मतलब ये मेरा पीसी है, ठीक है। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट, क्वेश्चन ने आपको नेट एसेट्स दे दिया है। अगर नेट एसेट नहीं देता तो हम निकाल भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊंगी, यही नेट एसेट्स आएगा। तो आपको यूज करना है करो, नहीं यूज करना है कर लो। एनसीआई टू बी ओ यहाँ एनसीआई कैलकुलेट करने का मेथड दे दिया, फेयर वैल्यू मेथड, मतलब कंसिडरेशन के बेसिस पे आपको निकालना है आपका पीसी, कंसिडरेशन के बेसिस पे आपको निकालना है आपको एनसीआई। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, हमें सब आता है। The extract of balance sheet of Q along with its fair value on the date of acquisition and beginning of the, तो गाइस अगर आप देखेंगे आपको कितना पागल बना रहा है, आप पहले देखो। P मेरा एक्वायरर है जिसका ओपनिंग बुक वैल्यू, क्लोजिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू लगेगा 103 के लिए, क्लोजिंग बुक वैल्यू लगेगा 110 के लिए। अगर मैं बात करूं क्यू के लिए, जो क्या है मेरा एक्वायरी, उसका हमें ओपनिंग बुक वैल्यू किसी काम का नहीं है, हमें उसका ओपनिंग फेयर वैल्यू चाहिए 103 के लिए। एंड क्लोजिंग में हमेशा उसके किस पे काम करते हैं? बुक वैल्यू पे। सिर्फ ओपनिंग बुक वैल्यू दिया है, उससे आप क्या करोगे? हम उससे कंपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन इन करंट एसेट्स, रीवैल्यूएशन इन करंट लायबिलिटीज एंड रीवैल्यूएशन इन पीपी इफ देयर। दैट्स इट। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चंस आपने देख लिया तो याद रखना 110 को बुक वैल्यू लगती है और बाद में वो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे हुआ है उसको ऐड करता है। तो 110 को कभी भी फेयर वैल्यू ऑन दी बैलेंस शीट डेट नहीं लगती। अच्छा मैम कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, अरे भेजे में डाल रही भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, इक्विटी ट्रेड पेबल्स, टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पढ़ लेंगे। जर्नल एंट्रीज मैं नहीं करूंगी भाई, इंड एस 103 की जर्नल एंट्रीज आपको आती है। पास जर्नल एंट्रीज ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है इन द बुक्स ऑफ पी एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज पर इंड एस 103। इंड एस 103 कम्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उस दिन का क्या निकालते हैं? परचेज कंसिडरेशन के बेसिस पे गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज, एंड वहीं पर एनसीआई निकालते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 103 के हिसाब से दो ही वर्किंग नोट होता है, गुडविल निकालना, एनसीआई निकालना। बट कंसोलिडेटेड के समय प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड सेपरेट बैलेंस शीट। बच्चों ये सेपरेट बैलेंस शीट अभी नहीं देखेंगे, इंडेक्स 27 से खाएंगे तब कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैम पहले बहुत अच्छा लिखते थे, अभी भी अच्छा ही लिखते बेटा, किधर खराब लिख रही? चलो क्वेश्चन नंबर 23 एवरीवन। अब मेरे को लेना पड़ेगा क्वेश्चन इधर से, बिकॉज जगह नहीं है मेरे पास। किधर 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 किधर, पी क्यू 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 पी, ओ ओ 60%। कौन सा समय भाई? हाँ यही तो है, यस क्वेश्चन नंबर। चलो सबसे पहले बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हाँ ना, यस मैम, मैम बहुत मजा आ रहा है मेरे को भी बेटा, ट्रस्ट मी। फाइनल पढ़ाने में जो मजा आता है ना, क्या बोलो बच्चों, अनदर लेवल। 1 अप्रैल 23, बहुत बढ़िया। क्या बनाना है हमें? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, भयंकर बढ़िया। क्या लगेगा? इंड एस 103। ये आपका क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन। मैम प्लीज फॉर्मेट यूज करो बेटा, कैसी कैसी बातें करते हो। पीपी करंट नॉन करंट एसेट्स में, फिर हमारा इन्वेंट्री करंट एसेट्स में, कोई एक नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स दिया है, नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स बोल दिया है तो पीपी के नीचे ले लेना, गुडविल के नीचे, क्या बड़ी बात है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी बोरिंग्स एंड ट्रेड पेबल्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज उसकी हेडिंग बनेगी। गाइस ऐसी ऐसी बातें एक फाइनल का बच्चा नहीं कर सकता है। बट मैं फिर कह रही हूँ बेटा, तुम ये गलती मत करना। योर बैलेंस शीट शुड बी अकम्पनीड विथ नोट्स टू अकाउंट्स,
मैं जो चीज ब्रैकेट में आपको ऐड करके दिखाती हूँ वो सारी चीजें आपके इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करते हैं आप नोट्स टू अकाउंट्स में करके दिखाओ। तो अगर आप गड़बड़ करोगे तो मैं क्या करूँ, मेरे को बताओ। मैं तो आपको कह रही हूँ नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले पीपी, थोड़ा शांति रखना बिकॉज बहुत ही टेढ़े मेढ़े फिगर्स है। पी लिमिटेड का पीपी कितना है, 2,76,000। ओके ओके मैम, ओके, आराम से आराम से। और उसी दिन हमारा बुक वैल्यू कितना है, 1,84,000, बट हम इसको लेते कि इसमें फेयर वैल्यू पे। बताओ इंक्रीज कितने की है, 184 माइनस 200, तो 16,000 से इंक्रीज है। अब चाहो तो डायरेक्टली 2 लाख लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ 16,000 जानबूझ के लिखा, मुझे बताओ क्यों। यस, जब गुडविल चाहिए तो हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस लगेगा ना, तो फिर वापस आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे। तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर लेती हूँ, ये रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी ही है। 2,76,000 प्लस 1,84,000 प्लस 16,000, ये आया बेटा 4,76,000। बढ़िया, नो टेंशन, आगे आ जाएंगे। डेफिनेटली देयर विल बी अ गुडविल और अ कैपिटल रिजर्व, इसका मैं हमेशा बच्चों को वर्किंग नोट करके दिखाती हूँ। इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट फाइनेंशियल एसेट कुछ है, होंगे उनके कुछ भी, हमको क्या करना है। नॉन करेंट फाइनेंशियल एसेट शॉर्ट में लिख दिया। बच्चों नॉन करेंट फाइनेंशियल एसेट मेरे कितने हैं भाई, मेरे तो बुक वैल्यू पे आएंगे। उनके 78,000 बुक वैल्यू पे है, बट मार्केट घट के 60 हो गया, मतलब 18,000 से घटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये 18,000 डिक्लाइन लॉस ऑन डिवैल्यूएशन है, इसीलिए मैं ये जानबूझ के यहाँ करके दिखा रही हूँ। इफेक्टिवली मैं 1 लाख प्लस डायरेक्ट 60,000 ले सकती थी, बट मैं तुम्हारे क्लैरिटी के लिए बोलना चाहती हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन जब करना होगा अपने नोट्स में, तो एच लिमिटेड का इतना, एस लिमिटेड का इतना, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। तो उसी तरह पी लिमिटेड का इतना, क्यू लिमिटेड का इतना, माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसीलिए ये जानबूझ कैसे कर रहे हो। इतनी मदद तो मैम कोई नहीं करता, कोई नहीं करता जितनी आप करते। फिर भी तुम कहाँ मेरी कदर कर रहे हो भाई, फिर भी तो बोलते हो मैम कर दो, सब मैं ही कर दू। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उसका कितना था बच्चों, 68,000। हमारा कितना था, 45,000। और वो बड़ा कितना, 50,000 में। तो इफेक्टिवली आप देखेंगे 50,000 आया, बट ये मेरा ऐड करके कितना बनेगा, 68,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000, ये आएगा 1,18,000। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ गुडविल रह गया। चलो ये बाद में ऐड कर लेंगे। आ जाइए फटाफट, इक्विटी शेयर कैपिटल चेक कर लो। हम अपना लेंगे 1,30,000, प्लस हमने जो शेयर्स खरीदे 1,38,000 का, तो हमारा कितना है, हमारा खुद का है 2 लाख, प्लस हमने जो शेयर्स इशू किए 1,38,000 के, जिसका इंपैक्ट डेट ऑफ एक्विजिशन पे दिख नहीं रहा है, बट उसका इंपैक्ट लेते हैं, याद करो। शेयर्स इशूड फॉर डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते थे ना 103 में, तो ये इक्विटी तो बैलेंस शीट में आएगी ना जो आपने इशू किया है। अदर इक्विटी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं, क्या अदर इक्विटी मेरा कितना है, 1,20,000। और क्या आएगा बेटा, सिर्फ एक एनसीआई आएगा, वो हम देख लेंगे। फिर है हमारे पास बोरोइंग्स, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स देखो कितना है, मेरे कितने हैं, 80,000, और उसके 60 है। कोई चेंज नहीं है वैल्यूएशन में, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना बेटा, अच्छी बात है, भले लोग हैं। ट्रेड पेबल्स मेरे कितने हैं, 44,000, और जिनको एक्वायर किया उसका 30, और उसकी फेयर वैल्यू भी 30 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो जिस पे उस पे ले लो 74,000। ठीक है, अब आपके लिए मैं वर्किंग नोट करती हूँ। गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, और उसी दिन का मैं आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दे दूंगी। अगेन मैं एसेट मेथड यूज ही नहीं करती, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, क्या 103 में भी वैसे कर सकते हैं, कर लेना, अगर रट गया है, समझ आ गया तो क्या टेंशन है, कर लो। चलो, क्यू का डेट ऑफ एक्विजिशन का इक्विटी बताओ कितना है, उसका इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,30,000। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, क्यू लिमिटेड जिसको एक्वायर किया है उसके नेट एसेट्स को चेक करना है ना कंसिडरेशन के अगेंस्ट, उसका बच्चा। अदर इक्विटी कितना है, 87,000। बट यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो 16,000 बढ़ रहा है, 18,000 घट रहा है, 5,000 बढ़ रहा है।
16,000 बढ़ रहा है, 18,000 घट रहा है, 5,000 बढ़ रहा है। क्या मेरे धुरंधर बच्चों तुम्हें समझ आ गया क्या? यस मैम। अब निकालो आपका नेट असेट्स कितना है। अब मजा तो बहुत आ गया। 1,30,000 प्लस 87,000 प्लस 16,000 माइनस 18,000 प्लस 5,000, ये आएगा 2,20,000। इसमें एनसीआई का शेयर कितना आएगा? 40%। बट क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट एनसीआई विद कंसिडरेशन मेथड। देखो दो बीसी मैंने बोला था, क्वेश्चन में भी दो। कंसिडरेशन मेथड में मेरा कंसिडरेशन कितना था? 1,38,000 अगेंस्ट 60%। तो बताओ 40% कितना आएगा? क्वेश्चन ने ये मेथड स्पेसिफाई किया है, नहीं करता तो मैं यूज कर लेती मेरा नेट एसेट मेथड, बट स्पेसिफाइड है तो क्यों करूं? इनटू 40%, ये आएगा बेटा 92,000। 92,000 के बाद माइनस कर लो बच्चों कंसीडरेशन। कितना है बच्चा? 1,38,000। अब बताओ 1,38,000 दे रहे हैं, 92 बी माइनस 220, तो मेरा गुडविल आएगा 10,000। और एनसीआई कितना आएगा? 92,000 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो गाइस फटाफट गुडविल लिख लो 10,000, एनसीआई लिख लो 92,000। चेक करो बच्चों बैलेंस शीट टैली है क्या, चेक करो। 4,26,000 प्लस 10,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,18,123, तो ये आया 7,64,000। बढ़िया, इसको भी देख लो। 3,38,000 प्लस 1,20,000 प्लस 92,000 प्लस 1,40,000 प्लस 74,000, टैलीड 7,64,000। तो इंड एस 103 के हिसाब से मैंने आपको बैलेंस शीट टैली करके दिखा दी। अब वापस मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने इंड एस 110 पे, ईयर एंड की बैलेंस शीट पे, जहां पर ईयर एंड में हम हमेशा एक्वायरर का बुक वैल्यू तो लेते ही लेते हैं, एक्वायरी का भी बुक वैल्यू लेते हैं, और जो एक्विजिशन के समय रीवैल्यूएशन किया था इफेक्टिवली, ये तीन इसमें चेक करेंगे कौन पीपी है, कौन करंट एसेट्स है, कौन करंट लायबिलिटी है, एग्जिस्ट कर रहे हो या मर गए हो। पीपी हो तो एग्जिस्ट कर रहे होगे और डिप्रिशिएशन का भी इंपैक्ट डालेंगे। अगर पीपी नहीं हो, करंट एसेट्स हो, जिंदा हो या मर गए हो, वो देखेंगे। जिंदा हो तो रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट ले लेंगे, मर गए तो आपका प्रॉफिट उतने से रीवैल्यूड अमाउंट से कम कर देंगे, और अगर कम हो गया है तो बढ़ा देंगे। सिंपल लॉजिक इज, जो चीज बढ़ के आई है उसको रिवर्स माइनस कर दो, जो चीज माइनस होके आई है उसको प्लस कर देंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? गाइस वी आर सेविंग ऑन टाइम। मैं बार बार कह रही हूँ, हमारा मोटो अभी चीजों को समझना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24, ये ईयर एंड है ना, 23 ओपनिंग है ना, यस। यहाँ क्या लग जाता है? इंड एस 110, ये कब बनेगा? डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे। अगेन सेम चीज, बट यस डेट को गुडविल पहले निकल गया है, एनसीआई पहले निकल गया है, सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रेस्पेक्टिव जो भी शेड्यूल्स बनेंगे जिसमें अगर कोई चेंजेस है, सब्जेक्ट टू डिप्रिशिएशन वाला पॉइंट भी आएगा। तो गाइस यहां पर मैं 2-3 शेड्यूल्स बना देती हूँ। पीपीई का शेड्यूल बनाना पड़ेगा बिकॉज उसके वैल्यू में चेंज है, इन्वेंट्री की वैल्यू में मुझे चेंज देखने को मिल गया था, और नॉन करेंट फाइनेंशियल असेट में मुझे चेंज देखने को मिल गया था। इसके कारण इससे रिलेटेड आपका इंपैक्ट प्रॉफिट में अगर जाएगा तो अदर इक्विटी का भी शेड्यूल बना दो, और वर्किंग नोट्स में एनसीआई में जो वैल्यू आ रही है, एनसीआई कितना आ रहा था? 92,000 का। अभी उसमें हमें क्या ऐड करना बाकी है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट के बाद वाले प्रॉफिट का शेयर, इसका शेयर कितना है? 40%। और यहां कितना शेयर जाएगा? प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ये जाएगा बच्चों 60%। डन 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 डन। चलो, बट कहानी यहाँ कहाँ खत्म होती है? आ जाते हैं हम अपने वर्किंग नोट पे, हमारा फेवरेट डायग्राम विच इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। 1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24। इस दिन का इक्विटी शेयर कैपिटल किसका बच्चा? क्यू लिमिटेड का। इक्विटी है इसका 1,30,000, 1,30,000। इसका अदर इक्विटी है इस दिन का 1,17,000 ईयर एंड पे। ठीक है, ठीक है। बाकी रहा इसका ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, क्वेश्चन सेम बता रहा है 1,30,000। अदर इक्विटी
ओपनिंग में कितना है बच्चों, 87,000। अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन, जो मेरा सीधा सीधा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ रहा है वो 30,000 आ रहा है। बट अभी मैं इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगी, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स जो मेरा होना बाकी है। गुडविल आपने ऊपर निकाल दिया था, अच्छी बात है। चलो चला चला चला, क्वेश्चन में कह रहा है इंडेस प्रिपेयर कंसोलिडेट इग्नोर डेप्रिसिएशन। हो माय गॉड, बच गई। इस समय डेप्रिसिएशन इग्नोर, तो इस समय डेप्रिसिएशन इग्नोर करने को बोला है तो हमें भी ज्यादा लोड नहीं है। चलो शेड्यूल देखें। पीपीई, पी का कितना है 3 लाख, उसी दिन क्यू का कितना है 1,96,000 प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जो गुडविल में ले रखे हैं कितना 16,000। इसका सेकेंड इंपैक्ट कंसोलिडेशन पे देना पड़ेगा, और इस 16,000 का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो भी डलता, बट क्वेश्चन ने कहा था इग्नोर, तो मैं इग्नोर कर दूंगी। मैं क्या करूं, अच्छी बात है, भगवान भला करे, तो मैं दूंगी नहीं, इसलिए मैंने इग्नोर किया। तो ये आ जाएगा पीपीई 5,12,000। ये मैंने आपके शेड्यूल 1 से बता दिया। क्वेश्चन में गुडविल तो ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाला था कितना 10,000, वहीं से ले लूंगी। नॉन करेंट फाइनेंशियल असेट का शेड्यूल 2 चेक कर लो। नॉन करेंट फाइनेंशियल असेट उस कंपनी के कितने हैं, पी के हैं बेटा 1,00,000, क्यू के कितने हैं 88,000, वहां लॉस हुआ था ऑन रीवैल्यूएशन कितने से 18,000 से। सिंस हम यही अज्यूम करेंगे, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है बिका है, तो बिका नहीं है, हम ये अज्यूम करेंगे बिका नहीं है। बिका नहीं है तो प्रॉफिट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। नॉन करेंट फाइनेंशियल असेट, ओहो मैं ओपनिंग का क्यों ले लेती हूँ भाई, 1,20,000 क्लोजिंग का लेंगे, 1,20,000 प्लस 88 माइनस 18, ये आएगा 1,90,000। ये गलती सबसे हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिगर्स क्लोजिंग के क्या आ जाएगा 1,90,000। फिर इन्वेंट्री में देख लो, पी लिमिटेड की इन्वेंट्री कितनी है, फिर से सही लिखो 80,000। क्यू लिमिटेड की इन्वेंट्री कितनी है 88,000। यहाँ प्रॉफिट जो हुआ था वो ऐड कर लेंगे। अगर आपको ये मानना है एग्जिस्ट करता है, भाई कितना है भाई इन्वेंट, मैम आप क्या कर रहे हो 58। अब आपकी मर्जी, आप एग्जिस्ट मानना चाहते हो या नॉट एग्जिस्ट। मैम एक काम करो ना, आपने इसको एग्जिस्ट माना है ना, इसको नॉट एग्जिस्ट कर दो, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट और रिवाइज हो जाएगा। अगर आप इसको नॉट एग्जिस्ट मानोगे तो प्रॉफिट नहीं लेंगे, कितने का 5,000 का प्रॉफिट नहीं लेंगे। बट सिंस आपने गुडविल के वैल्यूएशन में प्लस किया है तो आपको अपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में माइनस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री रिमूव करना पड़ेगा, सिंस इट डज नॉट एग्जिस्ट। कितने से 5,000 से, तो आपका 25,000 इज द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। मैंने सोचा ऐसे कर देते, ठीक है। तो बच्चों अब आप बताओ, इन्वेंट्री में आप इसका इंपैक्ट नहीं लोगे, 80 प्लस 58 1,38,000। तो इन्वेंट्री आ जाएगा, इन्वेंट्री 1,38,000। 512 प्लस 10 प्लस 190 प्लस 138, ये आ जाएगा 8,50,000। अब आ जाओ तुम इक्विटी शेयर कैपिटल में। पी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल बस लेंगे विच इज 3,38,000। हमें क्या लेना है यहाँ अदर इक्विटी, जिसका मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है। फिर क्या लेंगे एनसीआई, उसके बाद ले लो बेटा बोरोइंग्स। ईयर एंड पे इसका बोरोइंग्स कितना है 1,00,000 और इसका बोरोइंग्स कितना है 64,000। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू नहीं ली जाती है ऑन एज पर इंड एस 110, और एनीवेज क्वेश्चन देता भी नहीं है। ट्रेड पेबल्स 50,000 प्लस 31,000, क्या आ जाएगा 81,000। चलो एनसीआई देखेंगे, इसका कितना पीएनएल है पी लिमिटेड का। पी लिमिटेड का अदर इक्विटी है 1,50,000। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अभी आपने डायग्राम में निकाला था 25,000, तो 25,000 का
60% जाएगा इसके पास, 25,000 का 60%, 15,000 यहाँ आएगा, 1,50,000 प्लस 15,000, 1,65,000। और एनसीआई में जाएगा 25,000 का 40%, ये बनेगा 10,000 प्लस 92,000, 1,02,000। मैम हमें क्या एज्यूम करना चाहिए? बेटा आप जो भी एज्यूम करो एग्जाम में लिख देना। दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज करके सिखाने के लिए मैंने जानबूझ के लिया। एनसीआई आ जाएगा 1,02,000 और अदर इक्विटी आ जाएगा 1,65,000। इसका भी शेड्यूल है, आप देख लो बेटा। मैं वो सारे शेड्यूल बना रहे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो शेड्यूल सीधा सीधा है मैं उसको बना नहीं रही हूँ ताकि आप क्लैरिटी के साथ संपो करो 8,50,000। बट आई होप तुम्हें ये लॉजिक अच्छे से समझ आ गया। whenever there is a revaluation of current assets and current liability, always ensure your revaluation of current assets and current liability in case you have to check whether it exists or it does not exist. एग्जाम में दोनों में से जो भी एज्यूम करना है कर लो। अगर मेरे को लगता है करंट एसेट्स जनरली डू नॉट एग्जिस्ट व्हेन आई टॉक अबाउट इन्वेंट्री, बिकॉज इन्वेंट्री एक रोटेटिंग आइटम होता है। नोट लिख के आ लाना। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका रीवैल्यूएशन इम्पैक्ट गुडविल में लिया है, फाइनल में आपको वो पीएनएल से उड़ाना पड़ेगा। एंड अगर एग्जिस्ट करता है तो जैसा आप ट्रीटमेंट करते हो उसके रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री हेड या डेटर हेड में ऐड कर दो। दैट्स इट। पीपी को ऐड भी करते हो और उसका एक इम्पैक्ट, बिकॉज पीपी होने के कारण डिप्रेशन नाम डेप्रिसिएशन नाम डाल देता है, तो एक डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी आता है। उस डेप्रिसिएशन से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कम करना पड़ता है और असेट की वैल्यू को भी कम करना पड़ता है, और दोनों किसका? एक्वायरी का, बिकॉज डेप्रिसिएशन बिलोंग किसको करता है? एक्वायरी को। तो आई होप बच्चों यहां तक जो भी बातें मैंने आपको की अभी तक, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, इंड एस 103 क्या बोलता है, 110 क्या बोलता है, कौन से वैल्यू को इंड एस 103 इंपॉर्टेंस देता है, कौन से वैल्यू को इंड एस 110 इंपॉर्टेंस देता है, ये सारी बातों को मैंने डिटेल में आपके साथ बताया। बट अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहे, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। अभी फिलहाल सेशन को एंड करूंगी, बट यस अगले सेशन में इमीडिएटली हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे सम्स जो डिविडेंड से रिलेटेड है, और डिविडेंड से रिलेटेड कौन से सम्स हम करने वाले हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख के लाई थी। बट आई थिंक क्लास स्टार्ट होते ही वी मूव टू दोज 2 क्वेश्चंस जो आपको मेरे को आपसे कराना था। बट यस सेशन एंड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ 22-23 मैंने कंप्लीट किया जो पिछले सेशन में रह गया था। आज की क्लास में, अगले क्लास में मैं ये 4 सम्स करूंगी जो किससे टोटली रिलेटेड है, डिविडेंड से। और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। बहुत ईजी है, बच्चे भागते हैं, बट एक बार उस सेशन को सुन लेना, बहुत आसान है। पसंद आया तो बताना जरूर, एंड देन हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड बोनस का। कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ ये सेशन फटाफट शेयर करूं। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय एवरीवन।